नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। कोरबा जिले के मदनपुर समाधान शिविर में सीएम विष्णुदेव साय की मौजूदगी में लोगों ने खास उत्साह देखने को मिला है और रचकंपा ग्राम पंचायत की राजनंदिनी डोंगरे ने मंच के पास पहुंचकर सीएम साय को धन्यवाद दिया। पीएम आवास का लाभ मिलने पर राजनंदिनी ने पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम साय का आभार जताते हुए राजनंदिनी पहले परिवार के संग मिट्टी के घर में रहती थी, अब पक्का मकान बने जाने से दिक्कत दूर हो गई है। राजनंदिनी और पति शुभम मजदूरी का काम करते हैं और आपको बताते चले कि राजनंदिनी का परिवार शासन की अन्य योजनाओं का लाभ भी ले रहा है। सरकार की तरफ से जो योजना चला थन ओकर लाभ हमार अन्नदाता मल्ला जो वोट देके सरकार में बैठा थे मल्ला मिला थे कि नहीं, ये हमारे सुशासन तिहार के कुल मकसद है ना। तो यहाँ जो समस्या मिली से उसमें सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री आवास के है, तो आप पर निश्चिंत रहा, सबके प्रधानमंत्री आवास बनी जो ला जरूरत है। हमारे प्रधानमंत्री जी के संकल्प है कि सबके पास पक्का का मकान होना चाहिए। अभी जैसे मैं बताएं कि 13 तारीख के फिर हमारे शिवराज सिंह चौहान आते हैं, 3.5 लाख प्रधानमंत्री आवास फिर देते हैं। अभी आवास प्लस के सर्वे हो से आवास प्लस के आपन सब करवाए हो, 30 तारीख तक समय रही से वो सब ला मिल ही आने वाला समय में प्रधानमंत्री आवास के। और अभी तो कुछ और वहां छूट दे हन, जेकर नाम से 2 व्हीलर है ओला भी प्रधानमंत्री आवास के लाभ मिल ही, 5 एकड़ सिंचित जमीन है ओला भी मिल ही, 2.5 एकड़ सिंचित जमीन है ओला भी मिल ही, और 15,000 मासिक आय है तो ओला भी मिल ही। तो ऐसे जो पात्र है सब जो सर्वे कराई ने आवास प्लस में आने वाला समय में सबला प्रधानमंत्री आवास मिलने वाला है। उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर के भी मांग आई से, एक लिए भी हमन मांग करतन भारत सरकार से, ये सब सारा जो मांग आई से वो सब ला हमन आने वाला समय में पूरा करबो। और आपन के यहाँ तो बड़े बड़े काम भी होते, ये ऊर्जा नगरी आपन के ये कोरबा, तो यहाँ हाईवे के निर्माण होते, कोरबा पेंड्रा ये सब, और कोरबा से धर्मजयगढ़ रेल लाइन वो भी होते। तो ये सब बड़े बड़े काम अभी हमारे छत्तीसगढ़ में सरकार आए के बाद, और मोदी जी तो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सुशासन तिहार के तीसरे चरण के अंतर्गत अचानक सक्ती जिले के ग्राम करीगांव पहुंचे। उन्होंने गांव में पीपल के पेड़ के नीचे खाट पर बैठकर चौपाल लगाई और ग्रामीणों से सीधा संवाद किया। मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से सरकार की योजनाओं की जमीनी क्रियान्वयन की स्थिति की जानकारी ली और उनकी समस्याएं सुनी। और आपको बताते चले कि उनकी समस्याएं, मांगे और शिकायतें सुनी हैं। चौपाल के दौरान मुख्यमंत्री ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। ग्रामीणों की मांग पर उन्होंने नौनी मैया दाई मंदिर के सौंदर्यीकरण की घोषणा की। साथ ही ग्रामीणों की शिकायत पर पटवारी को सप्ताह में 1 दिन गांव में बैठकर राजस्व मामलों का निराकरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने नया ग्राम पंचायत भवन निर्माण की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि सुशासन तिहार के तीसरे चरण में पूरी सरकार गांव में है। मुख्य सचिव और वरिष्ठ अधिकारी मेरे साथ हैं। हम गांव-गांव जाकर ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी के तहत चलाई जा रही योजनाओं का लाभ कर हर व्यक्ति को जो योजना चलाई जा रही है वो एक एक व्यक्ति को मिल सके। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने नगर सुराज संगम में खुद प्रशिक्षण की कमान संभाली। नगरीय निकाय के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के लिए आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम सह कार्यशाला के शुभारंभ सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने करीब 50 स्लाइड्स की पीपीटी के माध्यम से स्वयं शहरों के विकास का रोड मैप राज्य के 14 नगर निगमों के महापौरों, सभापतियों, एमआईसी सदस्य, आयुक्तों और वरिष्ठ अभियंताओं से साझा किया। उन्होंने अपने 1.25 घंटे
के संबोधन में पीपीटी प्रस्तुतिकरण के दौरान एक एक स्लाइड्स की डिटेलिंग भी की। इसके बाद मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि 2 दिवसीय ये कार्यशाला आयोजित की गई है और जिसमें प्रदेश के 14 नगरीय निकायों से सभी महापुरुष सभापतियों और पार्षदों को यहां बुलाया गया है। नगर सुराज संगम 2 दिवसीय कार्यशाला है। आज नगर पालिका निगम जो हमारे प्रदेश में 14 हैं, उसके महापौर, सभापति, एमआईसी के मेंबर्स, आयुक्त और प्रमुख जो अभियंता है निकायों में, उन सब का आज दिन भर की कार्यशाला है। नगरीय निकायों के सामने चुनौतियां क्या है, आने वाले 5 सालों में हमें नगरीय निकायों में क्या करना है, किस प्रकार से देश और दुनिया के शहरों में अलग अलग प्रकार से इनोवेटिव काम हो रहे हैं, उन सब की जानकारी आज हमने साझा की है। और महापौर के अधिकार क्या हैं, कर्तव्य क्या हैं, सभापति के, एमआईसी के मेंबर्स के कानून में उन्हें क्या क्या अधिकार दिए हैं, दायित्व क्या है, इन सब की जानकारी और अपने शहर में क्या क्या काम करने चाहिए, सिटी डेवलपमेंट प्लान बनाकर मूलभूत सुविधाएं हो, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, खेल के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, कैसे यातायात सुगम हो, इन सब पर योजना बनाकर काम करने की दृष्टि से ये कार्यशाला है। तो निश्चित रूप से ये कार्यशाला बहुत उपयोगी साबित होने वाला है। सभी 14 नगर निगम के महापौर, सभापति, एमआईसी के मेंबर्स और निगम के आयुक्त उपस्थित हैं और बहुत मन लगाकर इस कार्यशाला में भाग ले रहे हैं। ये कार्यशाला दिन भर संचालित होगा। सुशासन तिहार के तीसरे चरण का आज से शुभारंभ हो रहा है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आज आकस्मिक दौरा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय किसी भी जिले में अचानक पहुंचेंगे और जनता की समस्या का निराकरण करेंगे। मामले पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सुशासन तिहार का तीसरा चरण आज से शुरू हो गया और मुख्यमंत्री के आज विभिन्न दौरे हैं, जिसमें वो जनता के बीच पहुंच रहे हैं और उनकी समस्याएं सुन रहे हैं। हम लोग भी जाएंगे और जनता से मुखातिब होंगे। 31 मई तक इसका आयोजन होगा, जिसके तहत प्रत्येक गांव तक हम पहुंचेंगे और लोगों की समस्याओं का निराकरण करेंगे। सन तिहार के अगले चरण की शुरुआत हुई है। माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी सहित सभी मंत्रीगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी अधिकारीगण अलग अलग स्थानों पर जाएंगे। 5 से 18 ग्राम पंचायतों का एक जोन बनाया गया है, केंद्र बनाया गया है। वहां पर शिविर लगेगा। आवेदन जो इकट्ठे हुए हैं उनमें से उनके निराकरण के काम होंगे और ये निश्चित रूप से जनता के प्रति अपने सरोकार को निभाने का एक बहुत बड़ा अभियान है। जनता के बीच सरकार जाए, इससे बड़ी कोई बात हो नहीं सकती है और इसलिए सुशासन तिहार छत्तीसगढ़ के जनता के प्रति हमारी जो जवाबदेही है, विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हम पूरा कर रहे हैं। विष्णुदेव साय जी ने आज से उसकी शुरुआत कर दी है और सभी जनप्रतिनिधि भी, सभी अधिकारी भी इस त्योहार में सम्मिलित होंगे। सर ये सुशासन तिहार चल रहा है जिसको कांग्रेस ढकोसला बता रही है। सर मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि 40 लाख आवेदन है, उसका निराकरण असंभव है। कांग्रेस को क्या जवाब? जिस कांग्रेस पार्टी को जनता से सरोकार नहीं है, जो कांग्रेस पार्टी ने कभी जनहित के बारे में सोचा नहीं, केवल एक परिवार के हित की सोचने वाली पार्टी, जनहित में जब काम होता है तो उनके पेट में दर्द होना स्वाभाविक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय श्यामपुर में अध्यत्तर छात्र कक्षा 8वीं आदित्य राठौर ने कक्षा में प्रथम स्थान और वतन मरकाम ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। ब्लॉक स्तरीय टॉप 10 में स्वामी आत्मानंद स्कूल अंग्रेजी माध्यम में अध्यंतर छात्र आदित्य राठौर चौथे स्थान और वतन मरकाम छठे स्थान पर हैं। रोशन कर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय श्यामपुर स्कूल का भी गौरव बढ़ाया है। अग्रवाल नर्सिंग होम बसना 1.5 वर्षीय बच्चे को बहुत ही सीरियस कंडीशन में लाया गया। परिजनों के हिसाब से बच्चा पानी में डूब गया था, जहां अग्रवाल नर्सिंग होम के डॉक्टर अमित अग्रवाल के द्वारा जांच परामर्श और परिजनों से बातचीत के बाद ये निष्कर्ष निकाला गया है कि बच्चा खेलते खेलते पानी से भरे टब में गिर गया और पानी में डूब गया था। परिजनों ने तत्काल बच्ची को पानी से निकाला और दौड़ते हुए अस्पताल लेकर आए, जहां अस्पताल आने के बाद डॉक्टर ने देखकर बताया कि बच्चे की स्थिति बहुत नाजुक है और उसकी ऑक्सीजन लेवल बहुत ही कम है। डॉक्टरों ने तत्परता दिखाते हुए बेहतर इलाज कर बच्चे को नई जिंदगी प्रदान की है। नमस्कार। बीजापुर जिले में सुशासन तिहार 2025 के आयोजन के संबंध में कलेक्टर संबित मिश्रा ने पत्रकार वार्ता की। इस दौरान उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार राज्य में सुशासन की स्थापना को लेकर प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सुशासन तिहार का मुख्य उद्देश्य आम जनता की समस्याओं का समयबद्ध समाधान करना और इसके साथ ही शासकीय योजनाओं की समीक्षा और निगरानी करना है। चलिए अब खबरों में बात कर लेते हैं बीजापुर की। बीजापुर जिले में समाधान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें आम जनता की समस्याओं को सुना गया। समयबद्ध समाधान करने के उद्देश्य से शासन प्रशासन के अधिकारी उपस्थित थे। शिविर में मुख्य रूप से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आयोजित शिविर में लोगों ने अपनी मांग और शिकायत के निराकरण के लिए बढ़ चढ़कर भाग लिया। कलेक्टर संबित मिश्रा ने सभी शहरों को शिविरों का अवलोकन कर आवेदनों का त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। शासकीय योजनाओं की जानकारी विभाग अधिकारियों के द्वारा दी गई। प्रजापति ब्रह्म कुमारी धमतरी द्वारा नवनिर्वाचित महापौर सभापति और वार्ड पार्षदों का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सभी लोग उपस्थित रहे। सभी पदाधिकारियों के सम्मान में बच्चों द्वारा बहुत सुंदर नृत्य नाटिका प्रस्तुत की गई, जिसको देखकर सबके सुंदर कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति जागृत हुई और अपने शहर और देश के विकास के लिए संकल्पित हुए। दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। मनेन्द्रगढ़ चिरबिरी भरतपुर जिले मनेन्द्रगढ़ गैस पाइपलाइन विस्तार पर स्थगन आदेश नियम विरुद्ध कार्य कराने पर एसडीएम ने लगाई रोक सुरक्षा की अनदेखी कर कराया जा रहा है। सूचना के मुताबिक कार्य 1.5 मीटर गहरीकरण की जगह महज कुछ फीट में ही बिछाई जा रही थी। गैस पाइपलाइन संबंधित ठेकेदार को 9 मई को अपना पक्ष रखने का समय दिया है। रायपुर में भारतमाला परियोजना पर बोलते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव का उन्होंने कहा कि ये वृहद सड़क परियोजना और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने बताया कि परियोजना की गुणवत्ता की जांच के लिए वो स्वयं गए थे और निश्चित रूप से इस सड़क से रायपुर से विशाखापट्टनम में इस परियोजना के तहत बनाई जा रही है और इससे रायपुर विशाखापट्टनम की दूरी कम होगी। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस पर घोटाले की जो बात है उस पर हमने एसीबी के जांच के लिए रिपोर्ट सौंप दी है और जांच चल रही है। जो भी कार्रवाई होगी की जाएगी, दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। भारतमाला परियोजना एक मील का पत्थर
छत्तीसगढ़ के विकास के लिए साबित होने वाला है। एक वृहद सड़क परियोजना है और तेज गति से उसका काम आगे बढ़ रहा है। आने वाले थोड़े दिनों में वो काम पूरा होगा और निश्चित रूप से दूरियां कम होगी। रायपुर से विशाखापट्टनम की सड़क के निर्माण तेज गति से हो रहा है। कामों की प्रगति देखने के लिए मैं स्वयं गया था और काम में और गति लाने के लिए निर्देशित किया है अधिकारियों को और निश्चित रूप से आने वाले समय में उसका बड़ा लाभ छत्तीसगढ़ को मिलेगा। जहां तक भू अर्जन में उसके हुए घोटालों की जांच की है तो सरकार ने एसीबी से जांच कराने का निर्णय किया है। जांच आगे बढ़ रही है और नियमानुसार जो भी जांच की कार्यवाही होगी वो आगे बढ़ेगा और जो भी दोषी पाए जाएंगे उस पर कार्रवाई होगी। छत्तीसगढ़ में 8 मई को कांग्रेस संविधान बचाओ यात्रा निकालने जा रही है और हाल ही में यात्रा की तैयारी को लेकर प्रदेश के नेताओं ने कांग्रेस प्रदेश कार्यालय राजीव भवन में एक बैठक की है और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने यह भी कहा था कि केंद्र सरकार संविधान को नुकसान पहुंचा रही है और इसी वजह से ये यात्रा निकाली जा रही है। कांग्रेस को घेरते हुए डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस हमेशा संविधान का उल्लंघन करती है। ये एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो संविधान का दुरुपयोग करती है। अब जब सत्ता से बाहर है तो उन्हें संविधान बचाने की याद आ रही है। उन्होंने कहा कि जब समय पड़ता है तो देश को विभाजन करते हैं और जब सत्ता से बाहर होते हैं तो भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं। जब सत्ता में रहते हैं तो जाति जनगणना का विरोध करते हैं और सत्ता से बाहर आते हैं तो उसी का समर्थन करते हैं। इसलिए संविधान बचाओ की बजाय इन्हें कांग्रेस बचाओ यात्रा निकालनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में रहती है तो संविधान का उल्लंघन करती है, संविधान का दुरुपयोग करती है और अब जब सत्ता से बाहर है तो उन्हें संविधान बचाओ की याद आ रही है। जब समय पड़ता है तो देश का विभाजन करते हैं और जब सत्ता से बाहर होते हैं तो भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं। जब सत्ता में रहते हैं तो जाति जनगणना का विरोध करते हैं, सत्ता से बाहर आते हैं तो उसका समर्थन करते हैं। ये कांग्रेस का दोहरा चरित्र देश की जनता बखूबी जानती है और इसीलिए कांग्रेस इस हालात में पहुंची है। अब तो इन्हें संविधान बचाओ के बजाय कांग्रेस बचाओ यात्रा निकालनी चाहिए। राजधानी रायपुर की तेलीबांधा इलाके के हिट एंड रन का मामला सामने आया था। कार ने 3 महिलाओं को टक्कर मार दी थी और जिसमें एक की मौके पर ही मौत हो गई थी। जांच में सामने आया कि कार चालक के पास लाइसेंस तक नहीं था। उसके बाद एक चौंकाने वाला रिपोर्ट भी सामने आई है जिसमें रायपुर में तकरीबन 20 लाख गाड़ियां चलती हैं लेकिन लाइसेंस सिर्फ 6 लाख बने हैं। इस मामले पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बयान देते हुए कहा कि निश्चित रूप से एक एक जान कीमती होती है। ट्रैफिक नियमों का पालन करना बहुत ही जरूरी है। इसके लिए पुलिस प्रशासन लगातार काम कर रही है और कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। हाँ, निश्चित रूप से ट्रैफिक कानूनों का पालन करना सबके लिए आवश्यक है। एक एक जान कीमती है और पुलिस प्रशासन संबंधित विभाग लगातार इसके लिए कोशिश कर रहा है और कानून सम्मत कार्रवाइयां भी लगातार हो रही है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में बड़ा नक्सल ऑपरेशन चल रहा है। इस बीच लगातार बयानबाजी का दौर भी जारी है लेकिन कई विपक्षी नेताओं ने भी सरकार का समर्थन किया है। मामले पर बयान देते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के विकास के लिए बस्तर में शांति बहुत ही आवश्यक है और जो भी लोग सरकार का साथ दे रहे हैं उनका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में शांति के लिए, बस्तर में शांति के लिए नक्सल का खात्मा होना बहुत ही जरूरी है और इस दिशा में लगातार काम हो रहा है। जो भी छत्तीसगढ़ के हित में सोचेंगे वो निश्चित रूप से नक्सल उन्मूलन का समर्थन करेंगे और जो लोग भी इस अभियान का समर्थन कर रहे हैं उनका स्वागत है। वास्तव में विकास के लिए शांति आवश्यक है और इसलिए बस्तर की तरक्की चाहिए, बस्तर का विकास चाहिए। बस्तर के विकास के साथ छत्तीसगढ़ का विकास भी जुड़ा है तो उसके लिए बस्तर को नक्सल मुक्त होना आवश्यक है।
बस्तर में शांति होना आवश्यक है। इस दिशा में हमारी सरकार तेज गति से काम कर रही है और जो भी इस काम में का समर्थन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। राजधानी रायपुर के स्पीकर निवास में वीर सावरकर की जीवनी पुस्तक का लोकार्पण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज और रायपुर पश्चिम विधायक राजेश मूर्त उपस्थित रहे और वीर सावरकर की जीवनी किताब का विमोचन किया। इस दौरान पुस्तक के लेखक अजय कुमार सिन्हा और संजय कुमार सिन्हा भी उपस्थित रहे। वीर सावरकर की जीवनी और उनके देश के लिए बलिदान को याद करके उन्होंने इस पुस्तक को लिखने का फैसला लिया और क्योंकि ये किताब बहुत सी भाषाओं में प्रकाशित तो है ही, लेकिन हिंदी भाषा में बहुत ही सरल शब्दों में इसे लिखने का प्रयास लेखकों ने किया है। इसी के साथ 9वीं 10वीं के पाठ्यक्रम में इसे शामिल करने की मांग भी विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने की है। आज वीर सावरकर की जीवनी पर आधारित इस किताब का विमोचन हुआ। अजय कुमार सिन्हा और संजय कुमार सिन्हा द्वारा लिखित इस पुस्तक का विमोचन करने का अवसर मिला। इस कार्यक्रम में चिंतामणि महाराज सांसद जी, माननीय हमारे विधायक साथी इस पूरे कार्यक्रम में उपस्थित रहे। राजेश मूर्त जी, संजय दुबे जी, संपर्क प्रमुख प्रांत के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अजय काले जी, और पुस्तक का परिचय संजय सिन्हा जी ने दिया। समीर राव जी उपस्थित थे। सावरकर जी और सावरकर जी के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, मगर दुर्भाग्य ये देश का कि सावरकर जी के बारे में, उनके संघर्ष के बारे में, देशभक्ति के बारे में, अंग्रेजों के खिलाफ जो युद्ध छेड़ा उन्होंने, उसके बारे में नई पीढ़ी को बताने का कोई प्रयास नहीं हुआ। अकेले वो ऐसे सेनानी थे जिनको 2-2 काला पानी की सजा, 25 साल प्लस 25 साल, 50 साल की सजा आज तक इतिहास में किसी को नहीं दिया गया। उनकी तीनों भाई, 2 को तो काला पानी की सजा हुई थी, अगल बगल रहते थे सेलुलर जेल में। तीसरे भाई, उनको भी जेल की सजा हुई, यानी पूरा परिवार प्रताड़ित रहा। लंदन में जाके बैरिस्टर बने, बैरिस्टर में जाके वहां के लोगों को जागृत करने का काम किया और उनकी किताब, जिसको प्रतिबंध कर दिया था अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति के ऊपर, और अन्य किताब, तो ये इनको 1909 के बाद अंग्रेजों ने प्रताड़ना शुरू किया और सेलुलर जेल में उनको जिस कोठरी में रखा गया, मैंने वहां पे अंडमान निकोबार की यात्रा में मैं सेलुलर जेल गया था, माथा अपनी सिर झुकाने, क्योंकि उससे बड़ा तीर्थ मेरे हिसाब से हिंदुस्तान में आजादी की इस लड़ाई के दौरान संघर्ष में लोग शहीद हुए, उनमें सबसे बड़ा तीर्थ सेलुलर जेल को मानता हूं, जहां सैकड़ों लोग इसी प्रकार कोल्हू में पिसाए गए, कोड़ों से उनको मारा गया, प्रताड़ित किया गया, माफीनामा दिखाने की बात हुई। और आज भी हिंदुस्तान में ऐसे सिरफिरे लोग हैं कई जो अभी भी सावरकर के बारे में ऐसी बात कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को उनको डांट लगानी पड़ती है कि सावरकर को पढ़ो तो भाई, सावरकर को जानो तो भाई। इसके बारे में इंदिरा गांधी ने प्रशंसा पत्र लिखा था। आज उसी पीढ़ी के लोग सावरकर के बारे में अजीब बात करते हैं, जिससे देश नतमस्तक होता है। तो आज अच्छा अवसर था और इस किताब को ज्यादा से ज्यादा नई पीढ़ी पढ़े, इसके लिए निश्चित रूप से सफल प्रयास होगा। चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।